how are you? Today we will learn about our chapter money and credit. Money and credit. मनी एंड क्रेडिट का मीनिंग क्या है? मनी मीन्स एक ऐसा एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। पूरे कंट्री में उस वैल्यू को, उस मनी को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। सो जब मनी नहीं थी सर्कुलेशन में, जब करेंसी नहीं थी, उसके पहले क्या सिस्टम रहता था? उसके पहले होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मीनिंग क्या है कि बार्टर सिस्टम मीनिंग्स के गुड्स एक्सचेंज होती थी। बिजनेस करने के लिए लोग गुड्स को एक्सचेंज करते थे, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसके पास में, फॉर एग्जांपल उसके पास में हनी है और उसको शू परचेज करना है, तो वो पूरे मार्केट में हनी लेके घूमेगा, अपनी हनी की बोतल लेके घूमेगा और हर एक शू शॉप पे जाएगा कि आप हनी ले लो और बदले में मेरे को शूज़ आप प्रोवाइड करवा दो। सो ये बार्टर सिस्टम के अंदर होता था। लेकिन बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी? ऐसा क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने लगी या बार्टर सिस्टम इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे लोग, इसलिए मनी फिर सर्कुलेशन में आई, करेंसी सर्कुलेशन में आई। सो उसका रीज़न क्या था कि बार्टर सिस्टम में हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की रहता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। मीनिंग क्या बना कि हमें तब तक उस पर्सन को हनी लेके तब तक मार्केट में घूमना पड़ेगा जब तक ऐसा कोई शू सेलर नहीं मिल जाता जो उससे हनी ले ले और बदले में उसको जो है वो शू प्रोवाइड करवा दे। सपोज वो एक शॉप पे गया, वहाँ उसकी डील क्रैक नहीं हुई, तो फिर वो अदर शॉप पे जाएगा और वो तब तक घूमता रहेगा जब तक उसको कोई ऐसा शू सेलर नहीं मिल जाता जो कि उसे हनी ले ले और बदले में उसको शूज़ दे दे। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम होती थी कि जिसमें इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता था, बिजनेस इतना कंफर्टेबली वो लोग नहीं कर पाते थे। सो उसी लिए क्या एक चीज़ आई जिसके अंदर में एक नेम आया मनी। सो मनी अब आता है कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, जिसके अंदर में आ जाते हैं हमारे नोट्स, कॉइन एक्सेट्रा। ये मॉडर्न एक्सचेंज है मनी के, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट को हम लोग सेल करते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग एक्सचेंज करते हैं। सो अब आता है कि मनी को लोग एक्सेप्ट क्यों करते हैं, व्हाई? कि क्योंकि आपने देखा कि कॉइन है या एक पेपर नोट है, सो वो तो कोई भी बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग उसको एक्सेप्ट क्यों करते हैं मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? क्यों? क्योंकि उस कंट्री की गवर्नमेंट उस मनी को इशू करती है। किसी प्राइवेट पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मनी अपनी तरफ से कोई भी मनी सर्कुलेशन में ला पाए, क्योंकि उस कंट्री की गवर्नमेंट उस मनी को सर्कुलेशन में लाती है। तो गवर्नमेंट उस पर्सन को जिसके पास मनी है उसको ये एश्योरिटी देती है कि ये जो मनी है वो एक्सेप्टेबल होगी उस पूरे कंट्री की टेरिटरी के अंदर। सेकंड, वो जो मनी है, जो कॉइन या नोट उसके पास में है, उस कॉइन या उस नोट की वैल्यू उस पूरे कंट्री में सेम होगी। ऐसा नहीं कि सपोज उसके पास में 100 रुपीज़ का नोट है तो एक एरिया में 100 रुपीज़ का नोट 80 रुपीज़ के इक्वल उसकी वैल्यू है और कहीं पर उसकी 150 के इक्वल वैल्यू है। ऐसा नहीं होता। उस करेंसी की या उस नोट की वैल्यू उस पूरे कंट्री के अंदर सेम वैल्यू रहेगी, इसीलिए लोग इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो ये आ जाता है। अब आता है कि जो मनी सर्कुलेशन में आई, अब मनी के बाद में ऐसा क्या अलग फीचर्स रहे? मनी के बाद में बैंक्स आए। अब बैंक का रोल क्या होता है, बैंक क्या काम करता है? बैंक में कोई भी पर्सन जिसके पास में एक्स्ट्रा मनी है वो बैंक में जाके अपने मनी को डिपॉजिट कर देगा, वो अपनी मनी को जाके उसके अंदर में डिपॉजिट कर देगा। सो अब जब उसे डिपॉजिट कर दिया मनी को, तो उसके बाद में यहाँ डिपॉजिट करने के बाद में इस पर्सन को क्या मिलेगा? इसको यहाँ से दो चीजें रिटर्न में मिलती हैं। क्या चीजें मिलती हैं? एक तो अपने मनी की सेफ्टी, मनी की सेफ्टी मिलती है,
और सेकंड इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल जाता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज उसको मिल जाता है, उसकी मनी के ऊपर जो उसने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है उस पैसे के ऊपर में उसको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए ये जो पर्सन है इसने अपनी मनी को जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। यहाँ से डिपॉजिट करने के बाद में अब इस पर्सन ने जो मनी यहाँ डिपॉजिट की वो जब चाहे उस मनी की डिमांड कर सकता है, वापस अपने पैसा ले सकता है बैंक में से जाके कि साहब मैंने XYZ अमाउंट मैंने बैंक में डिपॉजिट की है और उसमें से मेरे को इतनी अमाउंट मेरे को रिटर्न में वापस चाहिए। सो उस चीज़ को बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि उसने अपनी मनी ही उसने डिमांड की है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा। जो उसका पैसा ऑलरेडी बैंक में था वही मनी में से कुछ पार्ट वो मांग रहा है, तो उसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। अब बैंक ने इसको वापस दे दिया। ये हो गया कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है। अब बैंक ने पैसा ले लिया, बैंक उस पैसे का क्या करेगा? बैंक उसी पैसे को आगे लोगों को लोन दे देगा, लोन प्रोवाइड करवा देगा। यहां लोगों को लोन प्रोवाइड करवा रहा है और यहां पर वो लोगों से पैसा ले रहा है, मनी यहां से डिपॉजिट कर रहा है, यहां पे लोन की फॉर्म में वो लोगों को वापस दे रहा है। तो इसमें बैंक ऐसा काम क्यों कर रहा है? बैंक को इसमें क्या फायदा? बैंक का जो वर्किंग मॉडल है, बैंक क्या करता है, यहां से थोड़ा सा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहां से उसने जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया उसमें से उसने कुछ पार्ट तो इस पर्सन को प्रोवाइड करवा दिया और कुछ उसके अपने खर्चे उसमें हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, अदर एक्सपेंसेस हो गए। तो बीच में जो अमाउंट जो बची वो बैंक की पर्सनल इनकम होती है। तो बैंक इसको इस तरीके से वर्किंग को देखता है। अब आता है कि बैंक में हमने लोन ले लिया, बैंक ने हम चले गए, बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट कर दिया और अब हम बैंक में हम चले गए लोन लेने के लिए। सपोज कीजिए ये कोई पर्सन है, ये बैंक में चला गया कि मेरे को आप लोन दीजिए, तो बैंक ऐसे ही लोन नहीं देगा, बैंक कुछ उससे डॉक्यूमेंट्स लेगा। क्या क्या लेगा? डॉक्यूमेंट जिसमें उसका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ लेता है। उसके अलावा वो क्या करेगा? इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा? उससे ये देखेगा कि वो रीपेमेंट कैसे करेगा, रीपेमेंट जो है वो उसका मोड क्या रहेगा, और लास्ट में वो लेगा उसे कोलेटरल। इतना वो लेता है। इन सारी चीजों को बोला जाता है, इन सब चीजों को एक टर्म यूज की जाती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो जो पर्सन लोन लेने के लिए बैंक के पास गया, बैंक उससे डॉक्यूमेंट लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल करेगा, देन उससे रीपेमेंट का उसे फाइनल करेगा, कैसे कैसे वो पेमेंट वापस लेगा, और कोलेटरल लेगा। कोलेटरल का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो बैंक अपने पास में रखता है एज ए सिक्योरिटी, कि अगर ये पर्सन कल को रीपेमेंट नहीं कर सकता है या जानबूझ के नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में बैंक को ये अथॉरिटी होती है कि वो ये जो भी सिक्योरिटी वहां रखी है, मतलब कोलेटरल उसने वहां डिपॉजिट किया है बैंक में, बैंक उसको अपने अंडर में लेके और अपनी मनी उससे रिकवर कर सकता है। कोलेटरल में क्या क्या चीजें आ जाती है? जैसे कुछ भी गोल्ड या कोई भी व्हीकल हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ऐसी कोई भी चीजें बैंक उससे एज ए कोलेटरल उसे लेता है, मतलब एज ए सिक्योरिटी बैंक जो है वो कस्टमर से लेता है ताकि वो अपने लोन को वो रख पाए। अब आता है कि कस्टमर लोन लेता ही क्यों है? ऐसा क्या है कि कस्टमर को लोन लेना ही पड़ता है, कि कस्टमर गया बैंक में और वो लोन क्यों लेता है? तो यहाँ बैंक जो लोन प्रोवाइड करवा रहा है या कोई भी कस्टमर जो लोन ले रहा है, सपोज ये कस्टमर है, तो ये किस चीज के लिए लोन लेगा? अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए या अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए वो लोन लेता है। लाइफ को बेटर करने के लिए लोन लेगा तो उसमें वो उसने सपोज कोई 2 व्हीलर
फोर व्हीलर या होम लोन या अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने के लिए, इस कामों के लिए वो बैंक से अपना पैसा लोन जो है वो लेता है और बाद में उसको रीपे कर देता है। अगर ये पर्सन रीपेमेंट नहीं कर पाता है, अगर ये रीपे नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, वो डेब्ट ट्रैप हो जाएगा। डेब्ट ट्रैप का मीनिंग कि वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो उधार के दलदल में फंस जाएगा, क्योंकि वो लोन नहीं चुका पा रहा है, लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, तो बैंक उस पर पेनल्टीज लगाता जाएगा, अदर से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। तो वो क्या होगा, एक तरीके से वो उस लोन के, उस क्रेडिट के दलदल में वो फंसता चला जाएगा और उस कंडीशन को बोला जाता है डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप उसको बोला जाता है। अब इंडिया में जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो क्या क्या है? सोर्स ऑफ क्रेडिट, उसमें दो कैटेगरी आ जाती है, एक तो है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मीनिंग जो गवर्नमेंट के बैंक हैं, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के। और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मतलब आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई भी रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई भी कलीग हो सकता है, कोई साहूकार हो सकता है, कोई भी जो गवर्नमेंट से किसी भी तरीके से ऑथराइज नहीं है लोन देने के लिए। यहाँ पर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में जो बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये ऑथराइज होती है गवर्नमेंट से लोन, पब्लिक को लोन देने के लिए। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इनका लेस होता है, कम होता है। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होता है, किसमें? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। यहाँ पर आपने जो भी कोलेटरल दिया है वो 100% सेफ है। यहाँ पर आपने जो भी कोलेटरल दिया है उसकी सेफ्टी की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो आपका कोलेटरल सेफ होगा या नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो रीपेमेंट का जो शेड्यूल है वो फिक्स होता है रीपे करने का। यहाँ पे रीपे करने का ऑप्शन कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि जिसने यहाँ किसी पर्सन ने अगर इनसे लोन लिया है तो ये इसका फ्रेंड उससे कभी भी अपना पैसा वापस मांग सकता है कि नहीं, मेरे को मेरा मनी वापस चाहिए। जबकि यहाँ पर एक फिक्स एक पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग उस कस्टमर को जो है बैंक को पैसा रीपे करना पड़ेगा। अब आ जाता है कि बैंक में अगर हम लोन लेने के लिए जाते हैं सोर्स ऑफ क्रेडिट, तो ऐसा क्यों होता है कि अगर हमें इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के हमें डीमेरिट्स पता है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि रूरल एरिया में जो लोग हैं वो आज भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर में डिपेंड करते हैं। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, साहूकार, इन लोगों से वो आज भी मनी जो है वो लोन पे ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रूरल एरिया के अंदर में हमारा जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। मतलब आज भी बैंक्स के अंदर में इतना ज़्यादा बैंक्स की ब्रांचेस नहीं है, प्लस वो बैंक की फॉर्मेलिटीज़ वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो बहुत बार होता है कि वो बैंक में जाते हैं और उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो बैंक उनको लोन पे नहीं करता। तो उनको अपनी नीड फुलफिल करने के लिए, कस्टमर को अपनी नीड फुलफिल करने के लिए ना चाहते हुए भी उसको जो है साहूकार या इनफॉर्मल सेक्टर में उसको जाना पड़ता है। अब आता है कि जिसके पास में डॉक्यूमेंट या कोलेटरल नहीं है तो क्या उस पर्सन को कभी लोन नहीं मिलेगा? क्या उसको बैंक लोन नहीं देगा? या वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से भी वो लोन नहीं ले सकता? तो ऐसी कंडीशन में काम आता है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो अपना खुद का एक ग्रुप बनाते हैं। इसकी स्टार्ट हुई थी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश से, और बांग्लादेश में ये सक्सेसफुल रहा तो वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ने इस सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया था। अब इस सिस्टम में होता क्या है, इसमें यह है कि जो पर्सन है
वही अपना ग्रुप बनाते हैं। सपोज कीजिए 15 to 20 पर्सन्स इस ग्रुप में हो गए, और वही लोग आपस में एक ग्रुप बना के हर महीने अपनी कुछ कुछ मनी, अपनी सेविंग्स जो है वो उसमें इकट्ठी करते हैं। और उसी ग्रुप में से अगर किसी को नीड है लोन की, तो वो उस ग्रुप में से लोन ले सकता है और वापस उसको रीपे भी कर देता है। तो जिन लोगों ने यहाँ मनी डिपॉजिट की है उनको तो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, थोड़ी इनकम हो जाती है उनकी, और जिसने लोन लिया है उसको बिना कोलेट्रल और बिना डॉक्यूमेंट के उसको वापस जो है लोन मिल जाता है। अब बात आती है कि अगर वो जो पर्सन है अगर वो लोन रीपे नहीं करेगा, सपोज कीजिए इनमें से कोई एक पर्सन ने लोन ले लिया इस एसएचजी ग्रुप में से, सेल्फ हेल्प ग्रुप में से, और वो रीपे नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो ये अगर पैसा नहीं दे रहा है तो रिस्क बाकी पूरे लोगों का है। मतलब अगर ये पैसा नहीं देगा तो इन लोगों का पैसा भी डूबेगा। तो इसलिए क्या होगा कि अब वो लोग ग्रुप में ऐसे ही लोगों को अपने साथ में जोड़ेंगे जो रीपे करता है, या जिसकी ऐसी हिस्ट्री है कि वो रीपे नहीं करता, तो वो ऐसे पर्सन को अपने ग्रुप में ऐड ही नहीं करेंगे क्योंकि उनका खुद का पैसा उसमें जाएगा। तो ये आपका एसएचजी होता है। टोटल ये आपका लेसन है मनी एंड क्रेडिट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।